Assalamu alaikum students. Today we'll start lecture number 2 of chapter number 4, and chapter number 4 is arrays, and our today's topic is array declaration and dim statement. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया था कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है। तो एरे डिक्लेरेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिंपल वेरिएबल में और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सिंपल वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल हम लेते हैं, तो पहला डिफरेंस इज सिंपल वेरिएबल आर क्रिएटेड इन डिफरेंट लोकेशंस इन मेमोरी। कि सिंपल वेरिएबल जो है मेमोरी में जो उनकी लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, यानी अगर एक जो है वो एक दूसरे के साथ साथ जो हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टोर होते हैं। जबकि जो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होता है दे आर एडजेसेंट इन मेमोरी, ये बिल्कुल साथ साथ जो हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। द सेकेंड डिफरेंस इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रोसेस सिंपल वेरिएबल्स। कि ज़ाहिर है कि जब आपके पास 50 वैल्यूज़ होंगी, उनके लिए 50 ही वेरिएबल्स होंगे, तो उनको प्रोसेस करना जो है वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है और टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन अगर आप सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की बात करें, चूँकि उसमें नाम जो है वो एक ही होता है और उसमें सिर्फ इंडेक्स वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उसको प्रोसेस करना जो है वो ईजी होता है। द नेक्स्ट इज़ द नेम ऑफ ईच सिंपल वेरिएबल इज़ डिफरेंट। सिंपल वेरिएबल का हर एक में जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, तो हर वेरिएबल का नेम जो है वो डिफरेंट होता है। जबकि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल में जो है वो नेम जो है वो सेम होता है, लेकिन उसकी इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज़ द नेम ऑफ सिंपल वेरिएबल इज़ यूज टू एक्सेस इस वैल्यू, यानी जो सिंपल वेरिएबल का नेम है वो यूज़ होता है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। यानी अगर आपने उसकी वैल्यू पे प्रोसेसिंग करनी है तो आपको सिंपल वेरिएबल का जो नेम है वो यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका नेम भी अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू होती है, वो हमें उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ज़रूरत उसकी पेश आती है। Now, our topic is array declaration. The process of specifying the array name and its maximum index value in BASIC is called array declaration. यानी कि वो प्रोसेस कि जिसमें हम जो है स्पेसिफाई करते हैं एरे नेम, कि एरे का नाम क्या है और उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरे डिक्लेरेशन। And when the program is executed, the required array is created in memory and data can be stored in it. और जैसे ही प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जिस तरीके से हमने एरे नेम स्पेसिफाई किया है और उसकी इंडेक्स वैल्यू दी है, तो एरे जो है उसी फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा और उसमें डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये दिखाया गया है, ये मार्क्स जो है दिस इज़ एरे नेम, और ये अगर आप देखें तो 9 इज़ द इंडेक्स वैल्यू, यानी कि इसमें 9 जो है वो उसका मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है। लेकिन इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो स्टोर होंगी फ्रॉम 0 टू 9, यानी कि 10 वैल्यूज़ जो हैं वो टोटल में इसमें स्टोर होंगी। अगर आप देखें तो ये साइड पर जो है ये पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स में ये इंडेक्स वैल्यू जो है वो दी गई है। अब जो द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एरे इज़ 10 इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। सच एरे कंटेन्स 11 एलिमेंट्स with index number from 0 to 10. A message subscript out of range appears on the screen if an index value used with such array is bigger than 10. यानी कि एरे में जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है वो आप 10 दे सकते हैं, यानी 0 से लेकर 10 तक, और उसमें एलिमेंट्स होते हैं 11। और अगर इससे जो है वैल्यू एक्सीड करती है तो फिर एरर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, एंड दैट इज़ सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। अब अगर हमने वैल्यू जो है मोर देन 11 एलिमेंट्स से ज़्यादा जो है वो अगर एरे डिक्लेयर करना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो उसके लिए जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ डिम स्टेटमेंट, वो हम यूज़ करते हैं। सो डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन and dim statement is used to declare large arrays having more than 11 elements. यानी कि जो डिम स्टेटमेंट होती है वो हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज एरेज जिसमें 11 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो उनको डिक्लेयर करना हो, तो वहाँ पर फिर हम डिम स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं।
अब अगर आप डिम स्टेटमेंट का अगर सिंटेक्स देखें तो डैट इज़ डिम सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1 कॉमा सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 2 कॉमा सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 3 एंड सो ऑन। यानी डिम का आप वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें आप यानी कि सिर्फ एक एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एक एरे से ज़्यादा भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें एरे का नाम और ब्रैकेट में जो है उसका साइज़ आएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो है फिर अगले एरे का नाम और ब्रैकेट में उसका साइज़ कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये डिम और ये एरे नेम है ए और ये जो है इसका साइज़ दिया हुआ है 20, ठीक है, ब्रैकेट में, उसके बाद कॉमा, उसके बाद बी, ये दूसरा जो है वो एरे है और उसका साइज़ दिया हुआ है 40। तो इस तरीके से जो है वो एक से ज़्यादा एरेज जो हैं वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हेन सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर used in a program, certain information must be considered before applying। जब हम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम में तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो आपने उसमें देनी होती है और उसको जहन में आपने रखना होता है। सबसे पहले नेम ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, कि उसका नाम क्या है, यानी नेम डिक्लेयर करना बहुत जो है वो उसमें ज़रूरी है। उसके बाद साइज़ ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, के सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का साइज़ क्या होगा, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, कितना साइज़ है, वो भी साइज़ आपने उसमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज़ वी कैन डिफ़ाइन मोर देन वन एरे वेरिएबल इन वन डिम स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक डिम स्टेटमेंट में बहुत सारे एरेज भी जो है वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज़ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल में भी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, और इसके अलावा जो है वेरिएबल की टाइप का जो है वो बहुत ख्याल रखना होता है कि वो न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, तो वो आपने उस हिसाब से जो है वो एरे को जो है वो डिक्लेयर करना होता है कि इट इज़ न्यूमेरिक वेरिएबल और इट इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अब अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें जो डिम स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि इसमें 10 लाइन नंबर है और इसमें डिम जो है वो स्टेटमेंट यूज़ की गई है और एरे जो है वो n है और इसका साइज़ है 19 मीन्स 0 से लेके 19 तक, तो एलिमेंट्स इसमें टोटल हुए 20, यानी 20 वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें स्टोर होंगी। अब स्टोर करने के लिए जो है वो यहाँ पर हमने फॉर का लूप यूज़ किया है, फॉर a इज़ इक्वल टू 0 to 19, और इसमें जो है फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ लाइन नंबर 30, इनपुट एंटर वैल्यू, और उसके बाद n, यानी यहाँ पे एरे जो है वो हमने उसको एरे वेरिएबल जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, और उसके बाद लाइन नंबर 40 इज़ नेक्स्ट a। अब जब ये लूप स्टार्ट होगा तो इसमें जब a की वैल्यू 0 होगी तो पहला इनपुट यानी पहली वैल्यू वो आपसे एरे की मांगेगा। उसके बाद जब एरे a की वैल्यू हो जाएगी 1, वो आपसे नेक्स्ट जो है वैल्यू मांगेगा। इसी तरह से जब a की वैल्यू हो जाएगी 2, वो आपसे थर्ड वैल्यू मांगेगा। इसी तरीके से लास्ट 20 वैल्यू तक ये जाएगा और उसके बाद ये लूप जो है वो जो है कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा, एंड दैट इज़ फॉर m इज़ इक्वल टू 0 to 19। अब इसमें जो है वो एरे जो है वो अब आपने इसको चूँकि स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए जो है फिर प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ होगी, डैट इज़ प्रिंट, और उसके बाद वेरिएबल नेम, और m जो है वो काउंटर वेरिएबल है कि जिसमें वैल्यू जैसे जैसे 0 होगी तो पहली वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, जब 1 वैल्यू होगी तो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, प्रिंट होगी स्क्रीन पर। इसी तरीके से तमाम वैल्यूज़ जब स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी, लास्ट 20 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी, तो ये लूप जो है वो वहाँ पर फिनिश हो जाएगा और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो डिम स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है।